अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को दो ज्ञान, क्योंकि एजुकेशन से ही ये देश बनेगा महान। जो कैरियर शुरू हुआ है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, 10वीं की परीक्षा मैंने वहीं से पास की। और जिस तरह हमारे देश में शिक्षा बजट तैयार की जाती है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर राज्य सरकारों की हो, वो अलग अलग ढंग से बच्चों की जो फीस है वो 15% डिस्काउंट पर और 85% फीस चुकाने वाली बात जो उठी थी, जिसका साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खंडन कर दिया। अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को दो ज्ञान, क्योंकि एजुकेशन से ही ये देश बनेगा महान। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज, वीसी सीरीज। जी हाँ, वॉइस चांसलर सीरीज। इस कार्यक्रम में आज हम जिस कुलपति के साथ संवाद करने वाले हैं वो बेहद खास हैं। जैसा कि आपने देखा, इस सीरीज में हम लगातार अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं। तो इसी मामले में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार यूनिवर्सिटी, जो कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर BR कंबोज सर। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार है सर आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन और करियर के बारे में। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ऑडियंस के रूप में कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो कभी आपने सोचा था कि एजुकेशन फील्ड में, करियर में आप इतना आगे जाएंगे कि एक दिन वाइस चांसलर बनेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा और गंभीर सवाल आपने किया है शुरू में मुझसे। वास्तव में ये एक सपना ही होता है कि जब आप किसी क्योंकि मैं आपको थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय में आजकल मैं 2 विश्वविद्यालयों का कुलपति हूँ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मेरा जो कैरियर शुरू हुआ है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, 10वीं की परीक्षा मैंने वहीं से पास की। और फिर मैंने HU हिसार, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के नाम से जाना जाता है, वहीं से मैंने अपना BSc, MSc और डॉक्टरेट किया। और उसी विश्वविद्यालय में मैं अब कुलपति के पद पे कार्यरत हूँ। और इसके साथ साथ गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय का भी मैं कार्यभार देखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप इस पद पे आते हैं और जो आपके मन में उस समय पे कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अनुसंधान में, विस्तार में क्या कार्य होना चाहिए, उसको आप क्रियान्वित कर पाते हैं। इस विचार के साथ हम इसमें अग्रसर हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जब किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं और उसको लागू करते हैं, और क्योंकि मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में ये मुझे एक मौका मिला है, हम अपने छात्रों के साथ, अपने वैज्ञानिकों के साथ, अपने गैर शिक्षकों के साथ मिलके इस तरह का विश्वविद्यालय में चाहते हैं कि हमारे पठन पाठन में, हमारे अनुसंधान में, हमारे विस्तार में अच्छी गति हो। इस उद्देश्य के साथ हम विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, और शायद आपके मार्गदर्शन में और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अपने आप में जानी मानी यूनिवर्सिटी है, केवल हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा तथ्य दे रहा हूँ। वो तथ्य ये है कि नैक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी को लगातार 3 बार A ग्रेड मिला है, और A ग्रेड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरी उपलब्धि आपकी यूनिवर्सिटी की ये है कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, यानी GIAN, ज्ञान ने जो देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज उसमें सिलेक्ट हुई हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी आपकी भी है। इतनी उपलब्धियां हासिल करने के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपके टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का और स्टूडेंट्स का एक टीम के रूप में काम करती है। तो इन उपलब्धियों के बाद आने वाले समय में और कौन सी नई उपलब्धियों की ओर आप लोग कार्य कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं?
बहुत ही आपने ठीक बताया, क्योंकि यदि हम अपनी उपलब्धियों की बात, जैसा कि आपने कहा कि हम यदि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होती है इंग्लैंड के द्वारा, और इसमें यदि हम 2021 की हमारी रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे हमारा विश्वविद्यालय 251 से 300 के बैंड में आता है। और यदि मैं देश की बात करूं तो हमारा स्थान 29वां है। इसी प्रकार से हम जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फिजिकल साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी रैंकिंग में 2021 के अंदर हम 601 से 800 के बैंड में आते हैं, और हमारा भारतवर्ष में जो स्थान है वो 13वां है। तो इस दिशा में हम आगे अग्रसर हैं, और आने वाले वर्षों में हमारी रैंकिंग इससे भी अच्छी होगी, ऐसा हम मानते हैं। इसी प्रकार से यदि हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो वहां भी हम 2017 के अंदर 44वें स्थान पर आते थे। यदि मैं फार्मेसी की बात करूं और विश्वविद्यालय की बात करूं तो 101 से 150 रैंक हमारा था, लेकिन 2021 में यदि मैं बात करूं, अब हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो 88वें स्थान पे आ गई है, यानी कि हमने काफी बढ़ोतरी की है। और इसी प्रकार फार्मेसी के अंदर आज हम 27वें स्थान पर आते हैं। और इसी दिशा में हम अब, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चाहे बहुभाषीय की बात करें कि जो हमारी स्थानीय भाषा है हिंदी है, उसमें पाठ्यक्रम शुरू करने की बात है, या हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, इस तरह की हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि जिसे हमें बाहर से ना खरीदना पड़े, बल्कि इन हाउस हम इस तरह के अपने सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं ताकि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। और इससे भी बढ़कर आज के दिन कि हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज हम शुरू करें, जिससे कि हमें रोजगार की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारे छात्रों को वो रोजगार लेने वाले या मांगने वाले ना बने, बल्कि रोजगार देने वाले बने। इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। और इसी दिशा में हमने दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन को खोला है, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने जो बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको यहाँ पे शिक्षा प्रदान करके वो इस दिशा में आगे बढ़े। इसी प्रकार से जो हमारा शोध का कार्य क्षेत्र है, वहां भी आधुनिक लैब्स हमने डेवलप की हैं, जो न केवल हमारे विश्वविद्यालय छात्रों वहां पे काम कर सकते हैं, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों से आकर भी हमारे यहाँ पे जो है कार्य कर सकते हैं। और इसी दिशा के अंदर हमें रूसा से, UGC से और अन्य संस्थाओं से कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, क्योंकि जो शोधार्थी हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं वो कल को जब यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट या दूसरी डिग्री लेकर निकले तो उनके पास एक अच्छा अनुभव हो, वो न केवल राष्ट्रीय स्तर का हो बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम अपने देश का भी नाम ऊंचा कर सकें और इस विश्वविद्यालय को भी आगे बढ़ा सकें। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और इस प्रयास की मैं तारीफ करना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक सवाल ये उठा था कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो बहुत से ऐसी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बाकायदा टाई अप हैं हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। उस दिशा में भी आपकी यूनिवर्सिटी एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन का ज़िक्र किया था इसी दौरान। ऐसा सुनने में आया है कि हिसार यूनिवर्सिटी के तहत डिस्टेंस एजुकेशन से जो प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं, उनमें से कई स्टडी सेंटर की मान्यता रद्द कर दी गई है जो हरियाणा से बाहर के हैं। यानी अब हरियाणा के बाहर कोई जो है हिसार यूनिवर्सिटी का सेंटर नहीं है और केवल हरियाणा के अंदर है। तो क्या ये खबर, मैं आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ, क्या ये सच है या नहीं है और इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन में तो हमें दूर-दूर तक लोगों को पढ़ाना सिखाना है। ऐसे में स्टडी सेंटर ही हम अगर चलाने की अनुमति नहीं देंगे, तो इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल अच्छे से बात की कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं
तो हमें उस स्तर पे उस मैं कहूँगा कि कम सोच के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ हमारा जो माननीय न्यायालय है उसकी हमें बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है। हालांकि हम इसमें प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से दोबारा हम इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन का रियल लाभ सभी को मिलना चाहिए, उस दिशा में हम अपनी सरकार के साथ भी इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं। और भविष्य में हो सकता है कि इसको हम, जो आपने बात कही कि हम ग्लोबल थिंकिंग के साथ जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश इस संबंध में आया था, तो इस वजह से ये थोड़ी सी एक तकनीकी दिक्कत है। हो सकता है समय के साथ इसको हम दूर कर लें। बिल्कुल, और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भी है, हमारे यहाँ की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके साथ भी आपका संपर्क बिल्कुल बना रहा होगा। न्यायालय की आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए छात्र हैं, उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। सरकार का कहना है कि पिछले 15-20 साल से इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी कमेटी बनी हुई थी, फिर उन्होंने आउटकम दिया है। इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर के उसमें फोकस किया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या इसी सत्र से लागू कर दिया है या अभी प्लानिंग के स्टेज में है? और दूसरा, अगर आप चाहें तो इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो विवाद हो रहा है, आपको लगता है वो सियासी विवाद है या इससे कुछ एजुकेशन सेक्टर का फायदा होगा, खास तौर पर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर पर साउथ इंडिया के स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में? मेरा ये सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए न केवल हम प्रतिबद्ध हैं, बल्कि इसमें अग्रणी भूमिका भी अदा कर रहे हैं। और हम इसी सत्र से 2 कोर्सेज जो हैं, वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन हमने कर दिया है, वो कंप्लाई हम करने जा रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि बहुभाषीय की हम बात करते हैं कि कोई भी विषय है वो अपनी स्थानीय भाषा में समझना आवश्यक है। तो इस सोच के साथ कई बार हमें उस चीज का पता तो होता है, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पूर्णतः। लेकिन अपनी भाषा में, जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, यदि यही बात मुझे तमिल में कहनी पड़े तो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जो तमिलनाडु में रहने वाला हमारा छात्र है, हमारा अध्यापक है, हमारा शिक्षक है, वो काफी अच्छे तरीके से रख पाएगा। तो इसमें मैं तो इसको कहूंगा कि एक बहुत अच्छा आपको एक मौका दिया गया है कि आप अपनी बात को स्पष्टता से कह सकें, और जो भी विषय हम रखते हैं, क्योंकि ये जो सारी बातें कहीं ना कहीं जब हम रोजगार देने की बात करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, हम एक उद्यमी की बात करेंगे, हम नवाचार की बात करेंगे, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है वो यदि हम अच्छे से बोल पाएंगे, कर पाएंगे, यदि उस सेक्टर में कल को मैं काम भी करता हूं तो कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि मैंने वो पढ़े नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल ही नहीं सीखा होगा, तो मुझे दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। और हमारे विश्वविद्यालय ने भी अभी, ये हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं जहां पे कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज को, जो हमारी स्थानीय भाषा है हिंदी, उसके अंदर शुरुआत करने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों को चुना गया है, ताकि उसका जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी भाषा में हो, जो हम अपने परिवार से शुरू करते हैं। जब मैं पैदा होता हूं तभी से उस भाषा को सीखता हूं और उसको बाद में मैं कर पाता हूं। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज को इस शिक्षा नीति में थोपा नहीं गया है, वो सब एक ऑप्शनल बात आपके साथ है, आप उसको ले भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आज विदेश में यदि compete करना है तो हमारे पास जितनी भाषाओं का ज्यादा का ज्ञान होगा, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हम अंग्रेजी को नहीं पढ़ सकते या तमिल को नहीं पढ़ सकते हैं, जापानी को नहीं पढ़ सकते। हर भाषा के अंदर उसको शुरू किया जा सकता है। और यहाँ भी जितने कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, यदि हिंदी में वो है तो वो कोर्स अंग्रेजी में भी जो है वो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि नई शिक्षा नीति में जो हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा को भी
महत्व दिया गया है, तो विश्वविद्यालय ने इस नीति के तहत, जैसा मैंने अभी बताया था, कि हिंदी भाषा में जो साहित्य स्टडी लेसन्स हैं वो तैयार कर रहा है। वह नई शिक्षा नीति के अनुसार कई विकल्प छात्रों को प्रदान करने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति में हमने जो पाठ्यक्रम है उसको भी उसके विकल्प सुझाए हैं। तो जो क्रॉस लिस्टिंग की हम बात करते हैं और इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों की बात करते हैं वो हमने शुरू किए हैं, और जो डिप्लोमा कोर्सेज की हम बात करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज को शुरू करने की बात करते हैं, वो इसमें एक अच्छा स्रोत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दे सके। तो इस नीति में विश्वविद्यालय अग्रणी कार्य कर रहा है, और भविष्य में भी जो हमारे पाठ्यक्रम है हमारे यूजीसी से या एआईसीटी के जो कार्यक्रम है उसमें जो भी योगदान है पाठ्यक्रम को बनाने में, इस शिक्षा नीति को लागू करने में हम अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, और सभी के साथ मिलके हम इसको क्रियान्वित करने में और तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोरोना काल में एजुकेशन का हाल। यानी आपने देखा होगा कि पिछले साल कोरोना आया और इस साल भी लॉकडाउन लगा, और बहुत से स्कूल कॉलेज बंद रहे, लॉकडाउन लगा, मजबूरी थी, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास तौर पर एजुकेशन को लेकर? स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं, और इसके अलावा अपनी फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस बार कोरोना, अब भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, तो क्या अब ऑफलाइन क्लासेस आपके अकॉर्डिंग सब जगह खोल देनी चाहिए या नहीं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो? चूंकि आप एक शिक्षाविद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, एजुकेशन को अच्छे से समझते हैं, इसलिए कई राज्यों में अभी छोटे स्कूल के कॉलेज जो है बच्चों को स्कूल नहीं खोले गए हैं, कई यूनिवर्सिटीज में खोल दिए गए हैं। तो एक सवाल बनता है कोरोना और एजुकेशन पर, इस पर जो प्रभाव पड़ा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये एक वैश्विक महामारी थी कोविड-19, और ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षण आएगा कि हम अपने घरों में रहेंगे, हमारे बच्चे हमसे दूर रहेंगे। और जो शिक्षा में सबसे बड़ी बात है कि टीचिंग लर्निंग का एक बहुत ही अहम प्रोसेस है। इसमें हमें चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि भाई हमारे लिए चैलेंज तो एक बहुत बड़ा था, लेकिन इसको चुनौती में बदला गया है, न केवल विश्वविद्यालय के द्वारा बल्कि समाज के हर वर्ग के द्वारा। कि जिस हम सोशल मीडिया की बात करते थे, व्हाट्सएप की बात करते थे, आज हम जिस माध्यम से जुड़े हैं उसकी बात करते थे, वो हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ा सपना था, हम बहुत ज्यादा यूज नहीं थे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में हमने बदला इस चैलेंज को, तो वो यही था कि हम ऑनलाइन जो हमारी, चाहे क्लासेस की बात करें, चाहे एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे हम संवाद की बात करें, ये सब हमने बहुत अच्छे से सीखा है। और क्योंकि हम तकनीकी शिक्षा देते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय ने इस दिशा के अंदर एक बहुत तेजी से कार्य किया, और हमारी जितनी भी फैकल्टी थी सभी ने, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काफी बच्चे थे, अब उन तक इस शिक्षा को हम कैसे पहुंचाएं, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। सभी विभागाध्यक्षों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जितने भी लेक्चर्स थे वो रिकॉर्डेड बच्चों को दिए गए, ताकि जब भी वहां नेट की सुविधा हो वो उस लेक्चर को पढ़ सकें, देख सकें। और ऑनलाइन क्लासेज को और एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने अलग से ये व्यवस्था की कि हम एक जो कोई भी बच्चा उसमें चीटिंग ना कर पाए, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस माध्यम से सुपरवाइज कर पाए, इस सारी प्रक्रिया को बड़े अच्छे से हम लोग कर पाए। और हम इस पूरी प्रक्रिया में न केवल अपनी क्लासेज को समय पे खत्म कर पाए, बल्कि उनके समय पे एग्जामिनेशंस की बात, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात, उसको हमने क्रियान्वित किया। और हमारे यहाँ से जितने भी रिजल्ट्स हैं, ताकि बच्चे जो है वो यहाँ से डिग्री प्राप्त करके ऐसा ना हो उनका रिजल्ट लेट होने की वजह से वो कहीं पे बड़ी शिक्षा में या दूसरे विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन न कर पाए, ऐसे किसी भी चुनौती का हमने सामना किया। हमारे रिजल्ट समय पे जो है हम दे पाए, और हमारे बच्चे आज के दिन दूसरी जगह पे बड़े आराम से एडमिशन ले पा रहे हैं।
और हमारे जो विकास की बात मैं करूं, हमारे टीचर्स का, नॉन टीचर्स का, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारे टीचर्स को इसमें ज्यादा काम करना, बिल्कुल। अब आपके क्योंकि ऑफलाइन में जो हमारे शोध के छात्र थे वो भी चलता रहा, और जो हमें साथ में ऑनलाइन क्लासेस को भी लेना पड़ा, तो दोनों मोड में हम लोग कार्य करते रहे। और आज के दिन हम इस परिस्थिति में हैं कि जो ही सरकार यदि ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें कहेगी तो हम उसको तैयार शुरू करने की अवस्था में हैं। और मैं ये चाहूंगा कि हम दोनों ऑप्शन के साथ, जैसा बच्चे को लगता है, यदि कहीं पे ऐसी भी परिस्थिति आती है, हम ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को पढ़ाएं, और जो हमारे शोधार्थी हैं उनको हम ऑफलाइन मोड में, ताकि रिसर्च का वर्क जो जरूरी है उसको भी हम कर पाए। दोनों माध्यमों को साथ लेते हुए हम इसको क्रियान्वित करें। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी सोच है ये कि आप स्टूडेंट्स को विकल्प दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन की पढ़ाई कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। विश्वविद्यालय दोनों तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध करा रहा है। अब आपके विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि आपकी वैसे तो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छे कोर्सेज चलते हैं। जर्नलिज्म का भी उसमें से एक कोर्स है, और वहाँ पर आपके जो मीडिया टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छे शोध हुए हैं, रिसर्च उनकी बहुत एक्लेम्ड रिसर्च हुई है, देश और विदेश में सब जगह उसका जो है नाम जाता है, क्रेडिट आपको जाता है, आपके प्रोफेसर्स को जाता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपके विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ चलते हैं, वहां पर कितनी टीचर्स की वैकेंसीज खाली है, और उनको फुल टाइम के लिए आप रेगुलर अपॉइंटमेंट करने के प्रोसेस में हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को सपोर्ट में आप हैं? क्योंकि बड़ा सवाल टीचर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर पूरी कंट्री में है, हर एक यूनिवर्सिटी से। मैं जनरल आंसर आपसे चाहूंगा कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होना चाहिए या रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए? इसमें आप जैसे शिक्षाविद की राय क्या है? देखिए, ये सवाल आपका काफी अच्छा है। हम काफी जगह पे इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे पास जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और जो आज पोजीशन में है वो कम है। इस चीज को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी का सहारा लिया, और हमने ये प्रयास किया कि हमारे छात्रों को कोई नुकसान नहीं हो, उनकी जो भी पढ़ाई है उसमें कोई बाधा ना पड़े। हमारे जितने भी शोधार्थी हैं, वो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है उसको हम मेंटेन कर पाए, उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के माध्यम से भर पाए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज हमें जो समय आ रहा है कि थोड़ा सा उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, वहां पे जो भी फैकल्टी हमारी लगी हुई है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, ताकि वहां से जो शोधार्थी निकले उसकी नेचर भी ये हो कि मैं केवल लायबिलिटी ना हूं सिस्टम पे, बल्कि मैं सिस्टम के लिए असेट हूं। और इस चीज को यदि हम लागू करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम विदेशों की तर्ज पे या भारतवर्ष की तर्ज पे भी, हमारी सरकार अनुसंधान पे, इन चीजों पे, शिक्षा पे बहुत खर्च कर रही है, लेकिन वो एक मोनोटोनी ना हो कि आज के दिन कि हम यदि 70 से 80% बजट केवल सैलरी पे खर्च करेंगे तो शोध कार्य के लिए, पठन पाठन के लिए पैसा कहां से आएगा? तो उस चीज को ठीक करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि नो डाउट कि हमें रेगुलर अपॉइंटमेंट तो करना चाहिए, लेकिन समय समय पे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको हमें आकलन भी करना चाहिए कि जिस टीचर को हमने अपॉइंट किया है उसका कुछ इस तरह का टारगेट भी दे, उन्हें कितने शोधार्थी को निकाला है, कितने प्रोजेक्ट्स वो लेके आया है, कितने पेपर्स उसने पब्लिश किए हैं। तो इसमें शिक्षा में और अधिक सुधार होगा, और हम चाहेंगे कि इस दिशा के अंदर विश्वविद्यालय निश्चित रूप से, हम यदि हमें रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि रेगुलर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हमारे पास प्रोफेसर रहना आवश्यक है, और जो कार्य करेगा उस चीज को ठीक करने के लिए कि वो लायबिलिटी ना बने, मैंने जो बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा, यदि हमारा जो पैसा है जो सरकार दे रही है प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, वो लेके आएगा, शोध भी अच्छा चलेगा। ऐसे ही पठन पाठन में जो नई तकनीक है उनको लगाने के लिए भी सरकार पैसा खर्च करती है। यदि हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो हमारी ये स्टाफ की कमी भी दूर हो पाएगी, और हम सस्टेन भी कर पाएंगे इस सिस्टम को, जो कि बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। अब आखिर में हम कुछ सवाल ले लेते हैं ऑडियंस से। जी, आपने सवाल पूछिए नवेंदु।
यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात कर रहा हूँ, जो कि शायद ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है नहीं जल्दी। इसके लिए सबसे पहले मैं अरुणेश सर का धन्यवाद करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह हमारे देश में शिक्षा बजट तैयार की जाती है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर राज्य सरकारों की हो, वो अलग अलग ढंग से करते हैं सर। कोई राज्य ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं। अगर एक ऐसा सर कानून बन जाए जिसमें संसद भवन ये बोल दे या अब उस लॉ को पास कर दे कि जितने भी राज्य हैं भारत के, वो शिक्षा व्यवस्था पर इतना प्रतिशत अपना खर्च करें, ताकि जितने भी राज्य हैं अपना मतलब 100% शिक्षा पर दे सकें, पैसे से नहीं बल्कि एफर्ट कर सकें। उनकी कोशिश रहे कि शिक्षा में बच्चा ज्यादा अच्छा कर सके। तो अगर ऐसा रहेगा सर, तो हमारे सारे राज्य से बच्चे निकलेंगे अच्छे, और फिर कंपटीशन बढ़ेगा, और तब हमें ये लगेगा कि हमारा देश चारों तरफ से विकास कर रहा है, और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में इससे बहुत हमें फायदा होने वाला है। अगर हमारे पूरे देश के 29 राज्यों में सही ढंग बिल्कुल से अगर शिक्षा संक्षेप व्यवस्था में की अपना बजट सवाल बनेगी। कीजिए। जी सर, मेरा यही सवाल मैं है। भी नवेंदु जी, जैसे आप धन्यवादी हैं और उमेश जी के, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस माध्यम से अपने छात्रों से बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे छात्र इतने समझदार हैं कि उन्हें सवाल भी किया और जवाब भी खुद से दे दिया, तो बड़ा आसान होता है मेरी आपने बात को। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम, चाहे भारत सरकार है चाहे हमारी राज्य सरकार है, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। हम इस तरह की यूनिफॉर्म पॉलिसी जब भी बनाते हैं, इससे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा उत्थान होगा। और आप जो बात कह रहे हैं कि कुछ हमें जो प्रतिशत की आपने बात की है, भारत सरकार के लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे, हम इस पे जरूर खर्च करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पे इस तरह की बातचीत चलती रहती है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जल्द ही ऐसा करने से हमारी शिक्षा और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला जी, सवाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। उद्देश्य समय का अभाव है, संक्षेप में सवाल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और रमेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया है ऐसे सर से बात करने के लिए। सर मेरा सवाल सिंपल सा है, कोरोना से संबंधित ही है कि आपने जब देखा होगा, जब पैंडेमिक चल रहा था, तो राजस्थान से एक खबर उठी थी कि फीस से रिलेटेड जो बच्चों की जो फीस है वो 15% डिस्काउंट पर और 85% फीस चुकाने वाली बात जो उठी थी, जिसका साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खंडन कर दिया। आपका एज अ वाइस चांसलर क्या मानना है कि, क्योंकि पेंडेमिक पीरियड ऐसा था जिसमें अभिभावकों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी समस्याएं थी, उनके लिए भी सैलरी और वेतन, तो आपका उस मानने में क्या है कि क्या वो निर्णय सही था? जी सर। देखिए, मैं उस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमने विश्वविद्यालय के स्तर पे जो भी हमारे ऐसे छात्र थे जो फीस देने में सक्षम नहीं थे, उनको हमने जो है सरकार ने भी और हम लोगों ने भी ऐसी स्थिति में फीस नहीं लिया है। लेकिन खासतौर से जो हमारी निजी संस्थाएं थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वहां पे क्योंकि उनको अपने स्टाफ को सैलरी देना था, उनके अपने खर्चे थे, उसको देखते हुए निश्चित रूप से ऐसा कुछ निर्णय रहा होगा। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि यदि कोई वैश्विक इस तरह की व्याधि आए, तो हमें अपने छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए, अभिभावकों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में उनको ऐसा कोई कष्ट ना हो। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने तो प्रयास किया, और जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे भी सहमत हूं कि हमें इस तरह का निर्णय के, जो बच्चा फीस नहीं दे सकता है, भले ही हम उसको डेफर करें, लेकिन ऐसा निर्णय आए कि वो समय रहते उस फीस को, जब समय अनुकूल आए तो उसको दे सकता है। तो इस तरह का बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जी, बहुत ही सही बात कही, क्योंकि फीस में थोड़ा मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर और वैश्विक बीमारी के प्रभाव के आधार पर बिल्कुल छात्रों को और उनके अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। अब चलते-चलते आखिर में जानना चाहेंगे सर आपसे, भविष्य की योजनाएं क्या हैं आपकी यूनिवर्सिटी की? कौन से नए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं? जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का आपने जिक्र किया इंटरव्यू के दौरान, या गुड गवर्नेंस का किया। आजकल ह्यूमन राइट्स के भी बहुत से कोर्सेज हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप कर रही है, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। तो ऐसे भविष्य की क्या आपकी योजनाएं हैं? कौन से नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं? और इंस्टीट्यूट का जो आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग डेवलप कर रहे हैं? और साथ ही ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल का भी हाल बता दीजिए।
देखिए, बहुत ही संक्षेप में मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। जहां तक भविष्य की योजनाएं, सबसे बड़ी बात कि आपके पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ही आवश्यक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, न केवल टीचर्स की, नॉन टीचर्स की, जितना भी स्टाफ हमारे यहाँ पे है, उस दिशा में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब कैपेसिटी बिल्डिंग, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा तो विश्वविद्यालय स्वतः ही आगे बढ़ेगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने जितनी भी लैब्स, जैसे मैंने जिक्र किया था, वहां पे बहुत बड़ा हमारा जोर है कि हमारे पास विश्व स्तर की लैब्स हो, जहां पे हम काम कर सके। और कुछ सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरफ हमारा बड़ा जोर है। जैसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी में हमने काफी अच्छा कार्य किए हैं। जो हमारा यहाँ पे सेंटर्स हैं, वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे हम ज्यादा काम करें। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां पे हम अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी हम ऐसी सेवा दे सके, इस तरफ हमारा बहुत जोर है। दीनदयाल उपाध्याय इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की जो मैंने बात की, वो निश्चित रूप से रोजगार आवश्यक है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसकी हमने स्थापना की है। और इस कोरोना के दौरान हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, और यहाँ पे प्लेसमेंट का रेट इसके दौरान काफी बढ़ा है, और अब और तेजी से वो कार्य कर रहा है। तो मैं नटसेल में ये कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी शिक्षा है, पठन पाठन है, उसके नए तरीके हैं, चाहे शोध है, उसमें लैब की आवश्यकता है, और चाहे नई तकनीकियां हैं, उनकी तरफ हम ये चाह रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरफ बढ़े, ताकि विश्वविद्यालय जो विश्व स्तर पे एक अच्छा कार्य कर रही है, वो आगे बढ़े। और क्योंकि आज आप लोगों ने हमें मौका दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में पता लगेगा, और वो विश्वविद्यालय की तरफ और आकर्षित होंगे। और उनसे मेरा अनुरोध भी रहेगा कि यदि कोई सुझाव इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए है, वो हमें दे सकते हैं, ताकि हम उस दिशा में कार्य करके अपने विश्वविद्यालय को और आगे लेके जा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके वास्तव में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल साफ है, आपका मिशन आपकी यूनिवर्सिटी का क्या है बिल्कुल क्लियर है। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो आपने बात की, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के बारे में बताया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लेके आ रहे हैं, नए कोर्सेज क्या लेके आ रहे हैं, बहुत ही बेबाकी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हम संवाद आपके साथ बनाए रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे मुख्य अतिथि, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर PR कंबोज साहब। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, ये VC सीरीज का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुलाकात जल्द होगी आपसे किसी एक नए विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।